Hello students, here we are discussing question 34 of KVPY SB question paper और SX question paper which was held in year 2016. ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज ड्यू टू, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन किस लिए होता है? सिमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सॉलिड, asymmetric characteristic of interatomic potential energy curve of solid, double well nature of interatomic potential energy curve of solid, and rotational motion of atoms of the solid. So समझना होगा कि इसमें हमें इसका appropriate आंसर क्या होगा। So सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक नेचर या एसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या है, या फिर डबल वेल नेचर क्या है। ओके, सो बेसिकली मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन सी। सो अगर मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी से यू वर्सेस पोजीशन बिटवीन टू एटम्स, ओके, यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अगर उनका कर्व कुछ इस तरह का है, दिस इज योर डबल वेल, ओके, दिस इज योर डबल वेल कर्व। एंड आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की लिमिट्स है वो u इक्वल टू जीरो से नीचे या ऊपर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके, जनरली नीचे ही होगी, बिकॉज नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबल मटेरियल। सो इस केस में ये डबल वेल नेचर होगा एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व का फॉर अ सॉलिड मटेरियल। ओके, अब बात करते हैं एसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स की। अगर इसका कर्व देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? जनरली सॉलिड्स के अंदर जो कर्व बनता है वो कुछ इस नेचर का होता है, राइट। एंड ऑप्शन ए में जो सिमेट्रिक नेचर बोला गया है, इसका मतलब ये है कि अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस जो कर्व होगा वो एक सिमेट्रिक नेचर का होगा, कुछ इस तरह से। सो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जब हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व देखते हैं या आर कर्व देखते हैं बिटवीन टू मटेरियल्स और टू सॉरी एटम्स ऑफ द मटेरियल, तो उस केस में ऑप्शन बी जैसा कर्व सही होता है। नाउ उस केस में क्या होगा जब हम इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे? ऑब्वियसली उस केस में जब हम मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अगर इनिशियल पोजीशन पार्टिकल्स की यहाँ थी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पोजीशन पर हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है इस टू पार्टिकल सिस्टम की। सो जब हम इंक्रीज करते हैं एनर्जी इस सिस्टम की बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तब उस केस में कर्व स्लाइटली डिसलोकेट हो जाता है, राइट, कुछ इस तरह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। जो एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी और कर्व स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं अब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या लोएस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहीं और है। इस कारण से जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है इन पार्टिकल्स की वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाती है। एंड आप सोचिए ये छोटा सा इंक्रीज सिर्फ एक पेयर ऑफ एटम्स के लिए है। आप इमेजिन कीजिए एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पेयर ऑफ एटम्स जो कि एक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है, तो हर किसी का छोटा छोटा ये जो इंक्रीमेंट होता है, आप इसे अगर जोड़ दें तो एक लार्ज इंक्रीमेंट इन दी डायमेंशंस ऑफ मटेरियल बन जाता है, राइट। सो ये पॉसिबल क्यों हो पाया? ये इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का कर्व जो है वो एसिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक होता तो आप समझ सकते हैं कि उस केस में जो इंक्रीमेंट होता पोटेंशियल एनर्जी का वो कुछ इस तरह से होता कि रिलेटिव पोजीशन बिटवीन दी एटम्स, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दो सर्कल्स मार्क किए, ये एटम्स की पोजीशन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी होती ना डबल वेल नेचर में, तो उस केस में शिफ्टिंग नहीं होती इसकी, राइट, राइट या लेफ्ट में। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सिमेट्रिक कर्व। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हुई, राइट। इसीलिए ऑप्शन ए कभी भी रिजल्ट नहीं कर सकता एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के लिए, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। एंड सेम आर्ग्यूमेंट आप ऑप्शन सी के लिए दे सकते हैं। एक्चुअली ऑप्शन सी हर लिहाज से गलत है, हर तरीके से गलत है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक पेयर ऑफ पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल सिस्टम के अंदर आपको तीन डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज मिल रही हैं एट एट थ्री डिफरेंट लोकेशंस, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेकंड पार्टिकल एक साथ तीन डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट है, सो दैट के सिस्टम के पास में तीन डिफरेंट पीक है, या तो हाईएस्ट पीक या फिर लोएस्ट पीक, या फिर यू कैन से मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से एक सिस्टम की एक नेट पोटेंशियल एनर्जी और एक नेट रिलेटिव पोजीशन होनी चाहिए पार्टिकल लार्ज
लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स कभी भी डिफरेंट पोजीशंस पर आपको एक साथ नजर नहीं आ सकते। ओके, सो इसीलिए ऑप्शन सी हर लिहाज से गलत है, वो कभी भी ट्रू किसी भी केस में नहीं हो सकता। एंड ऑब्वियसली ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि रोटेशनल मोशन ऑफ एटम्स का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, एवरेज पोजीशन चेंज करने के लिए लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज जिम्मेदार होती हैं, ना कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज या रोटेशनल मोशन। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू माइट हैव गॉट द आइडिया कि इस क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस करना है। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में आप गूगल पर जरूर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।